नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सभी दर्शकों को, साथ में जुड़ने वालों को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान दो हैं, दोनों से आपका परिचय करा दूं। डॉक्टर भारती छिब्बर हमारे साथ हैं। भारती जी, आपका स्वागत है। भारती जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, डीयू से जुड़ी हुई हैं, पढ़ाती हैं। साथ ही हमारे दूसरे मेहमान हैं, हमारे इंटरनल गेस्ट, हम उन्हें कहेंगे प्रत्युष रंजन जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर जागरण न्यू मीडिया के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का स्वागत। मुद्दा आप सभी को पता है, हम हर शुक्रवार आपसे इस लाइव में रूबरू हो रहे हैं। पिछले लगभग एक महीने से हम बात कर रहे हैं चुनावों की, जिसमें आज जागरण चर्चा में हम मुद्दों की बात करेंगे। ये चुनाव खास तौर पर उत्तर प्रदेश और पंजाब में क्या मुद्दे हैं। मुद्दे वो नहीं जो राजनेता तय करते हैं, मुद्दे वो जो जनता सोचती है, आप सोचते हैं। तो मैं सबसे पहले जाना चाहूंगा भारती जी के पास। भारती जी, लोगों की शिकायत रहती है, हम जब चैट करते हैं, लोगों से बात करते हैं, हम जागरण में कोशिश करते हैं कि हम वन वे कम्युनिकेशन नहीं हो, टू वे कम्युनिकेशन हो। पब्लिक का जो रिस्पांस आता है वो यही आता है कि जब भी घोषणा पत्र होते हैं, जब भी कोई मुद्दे लेकर जब राजनीतिक दल आते हैं तो अपने ले आते हैं, जनता के मुद्दे गौण हो जाते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप क्या सोचती हैं, किन बड़े मुद्दों पर ये चुनाव होने जा रहा है? सबसे पहले तो धन्यवाद अमित जी। जागरण से हम काफी समय से जुड़े हैं और हमेशा ही अच्छा लगता है आपके कार्यक्रमों में आकर। और दूसरा, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप इन विषयों को उठा रही हैं, जैसे आपने कहा, हर फ्राइडे। जहाँ तक हम यूपी की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि यूपी में कई विषय हैं जो महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। सबसे पहले तो अगर हम शुरुआत करते हैं तो जो वहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, तो उनकी एक जो इमेज है, जिसे आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद जो एक मास लीडर हैं बीजेपी में। कई मास लीडर हैं लेकिन सेकंड जो मास लीडर कहे जा सकते हैं या पॉपुलर लीडर कहे जा सकते हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी को देखा जाता है। दूसरा, अगर देखें तो पिछले बार अगर हम बात करते हैं 2017 की, तो यूपी चुनावों में उस समय एक मोदी वेव जो है वो देखी गई। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसने उसमें रोल प्ले किया। और खासकर जब वो नोटबंदी के कुछ ही महीनों बाद हुआ था और थम्पिंग मेजॉरिटी से भाजपा वापस आई वहां पर। और अब अगर हम देखते हैं तो मोदी वेव जो है, उनके साथ योगी आदित्यनाथ की जो क्लीन इमेज है, नॉन करप्ट इमेज जो है बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन की, वो एक आई थिंक महत्वपूर्ण भूमिका है जनता की नजर में। और कैंपेन का एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा भी वो है। और जगह जगह जैसे देखा ही जाता है कि सीएम योगी जो हैं वो जाते हैं जगह जगह, खासकर जनता से बहुत जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दूसरा इश्यू हम कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। फिर चाहे वो काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर हो, या कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर हो अयोध्या में, या एक्सप्रेस हाईवे हो। तो इस तरह से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखा गया है, जो सबका विकास का जो ये देखा गया है, आई थिंक ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है जनता की नजरों में। और इसके अलावा हम देखेंगे कि जो वहाँ पर माइनॉरिटी या जो मुस्लिम समाज की भी अगर हम बात करते हैं, तो कुछ विषय रहे हैं खासकर महिलाओं से जुड़े हुए। जैसे ट्रिपल तलाक का विषय पिछली बार भी रहा इलेक्शन में, गैस सिलेंडर की उपलब्धि वो भी रहा। अभी भी एजुकेशन के क्षेत्र में जो उनको सुविधाएं मिली हैं, और देखा गया है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत भी उनको बहुत लाभ हुआ है, और काफी लोग खुलकर ये कहने लगे हैं। तो आई थिंक जो एक सबका विकास या जो गुड गवर्नेंस या डेवलपमेंट का विषय है, आई थिंक ये भी एक कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण विषय रहता है। और इसी से जुड़े आप देखें तो और जो दल हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं इससे लेकर थोड़ा सा देखा गया है कि चाहे वो अखिलेश यादव हो, वो टेम्पल विजिट कर रहे हो, या प्रियंका गांधी जो है वो दुर्गा पूजा वाराणसी इत्यादि में पार्टिसिपेट कर रही हैं, या मायावती जो हैं उनके जो सतीश चंद्र हैं उनके साथ जो कार्य कर रहे हैं, वो लॉर्ड राम की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि भाजपा से
प्रभावित होकर या जनता का जो रुझान देखकर थोड़ा सा अन्य दल भी इस ओर कार्य कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक हम कहेंगे जो ये क्रिमिनल जो एक या क्रैकडाउन जो किया गया इम्प्रूव वहाँ करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को यूपी में योगी आदित्यनाथ के उनके कार्यकाल में, वो भी एक इम्पॉर्टेंट विषय है या मुद्दा है। क्योंकि उससे पहले अगर देखें तो जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी अब काफी हद तक इम्प्रूव हुई है, फिर चाहे वो अरेस्ट हो या एनकाउंटर्स हों। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें एनकाउंटर्स को डिफेंसिव नहीं होते हैं। योगी आदित्यनाथ वो कहते हैं गलत कार्य करेंगे तो सजा मिलेगी। और साथ ही साथ भाजपा ने महिलाओं के लिए एक वोटर्स जो है, पिछली बार भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया, और जैसे हमने अभी ट्रिपल तलाक इत्यादि की बात की, इस वर्ष भी देखा गया है या इस कार्यकाल में भी देखा गया है कि महिला वोटर्स जो हैं उनको एक इम्पोर्टेंस दी जा रही है यूपी में। फिर चाहे वो स्कीम्स हो लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्कीम्स हो, जिससे प्रयागराज में खासकर, या जो मुख्यमंत्री कन्या सुमालिया स्कीम है जिसमें असिस्टेंस दिया जा रहा है गर्ल चाइल्ड को, या पेंशन डबल की जा रही है विडोज इत्यादि की। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है महिलाओं के लिए। और अगेन कांग्रेस जो है, जैसे प्रियंका गांधी ने कहा 40% जो कैंडिडेट्स विमेन के रहेंगे कांग्रेस से, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कुछ चैलेंजेस भी हैं, इसके अलावा और विषय हैं। एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रहता है हर सरकार के साथ। कुछ महंगाई का इश्यू, इन्फ्लेशन का इश्यू, ये भी थोड़ा सा जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ ही साथ कुछ जैसे देखा गया है कि एक विशेष मुद्दा जो उभर कर आया है पिछले कुछ समय में, कि कुछ भाजपा के लीडर्स अन्य पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ हम ये कहना चाहेंगे कि जरूरी नहीं है कि ये बीजेपी के लिए नकारात्मक हो, क्योंकि अगर हम बंगाल के इलेक्शन देखते हैं तो वहां पर इस तरह की ही परिस्थिति थी और बिल्कुल उल्टा हुआ था। क्योंकि लीडर्स चले गए, दूसरी पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया टीएमसी से, तो एंटी इनकम्बेंसी दूसरी पार्टी के लिए चला गया। और देखा गया कि जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिनसे जनता ज्यादा नाराज थी, जो लीडर्स उनसे इतनी नाराज नहीं थी, तो उल्टा रोल्स ने प्ले किया। तो यहाँ भी ये हो सकता है कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव ये समाजवादी पार्टी उन लीडर्स को वेलकम कर रही है, हो सकता है बंगाल की तरह इसका उल्टा ही असर हो और भाजपा को इसका बिल्कुल नुकसान ना हो। और फाइनल पॉइंट हम कहेंगे जो फार्मर्स का मुद्दा रहा है, क्योंकि यूपी में और अन्य भी राज्यों में ये देखने को रहा है, तो बीजेपी ने जिस प्रकार से या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरह से रिपील किए हैं, तो एक ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और अगर कहीं पर भी, क्योंकि फार्मर्स अल्टीमेटली बिग वोट बैंक है, तो कहीं पर भी अगर ये मुद्दा कहीं प्रभावित करता है, तो देखा जाए तो रिपील जो किया गया है उसका भी असर पड़ेगा। तो हमें लगता है कि भाजपा जो है या जनता जो है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और हमें लगता है कि भाजपा के वापस आने की, थोड़ा बहुत शेयर्स में जरूर फर्क पड़ सकता है वोट शेयर में, पर भाजपा जो है वापस आने की हमें लगता है कि कगार पर है। जी, ये भारती जी ने अपने विचारों में बताया एक विश्लेषक के तौर पर कि भाई क्या क्या मुद्दे हैं और क्या संभावना, उन्होंने बंगाल इलेक्शन से इसको कंपैरिजन किया। मैं प्रत्युष जी इन्हीं मुद्दों पर आ रहा हूं। तो देखिए, मुद्दे भी समय समय पर कैसे कैसे ट्विस्ट लेते हैं। अगर मैं 1-1.25 साल 1.5 साल पहले की बात करूं तो मुझे ये लगता था, हम चर्चाओं में भी बात कर रहे थे, कि राम मंदिर इस बार उत्तर प्रदेश और देश के चुनावों में बहुत बड़ा मुद्दा होगा। उसके बाद हम बात करें, कोरोना अचानक से आया, पूरी दुनिया ने एक उसकी स्थिति देखी, तो लगा था जब भी जहां भी चुनाव होंगे कोरोना में क्या रहा, कैसा रहा, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। उसके बाद किसान आंदोलन, अगर हम 1 महीने पहले चर्चा कर रहे होते तो संभवतः ये कह रहे होते कि बहुत बड़ा क्या पूरा इलेक्शन उस पर टिका हुआ है। लेकिन अचानक से सेंटर ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के बीच में आके वो दिन चुना बाकायदा और उस दिन आकर घोषणा की, तो मुझे लगता है अब किसान आंदोलन, नाराजगी हो सकती है वगैरह, लेकिन एक देश के नजरिए से, जनता के नजरिए से बात करें तो वो शायद अब प्रमुख मुद्दा रहा हो, नहीं रहा हो, ये तो इलेक्शन बताएंगे। लेकिन मुद्दों में भी ट्विस्ट आता रहता है, मुद्दे कब कौन से दिन। प्रत्युष जी, जिस सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ, हमने डॉक्टर साहब के पास भी जब गए, भारती जी के पास भी, तब भी था कि भी नेताओं के मुद्दे अलग हैं, पार्टियों के मुद्दे अलग हैं, जनता का मुद्दा अलग होता है। क्या मुद्दे इंस्टेंट जैसे ट्विस्ट लेते जा रहे हैं,
क्या वोट देते वक्त ये मुद्दे प्रभावित करते हैं, या एक सेट माइंडसेट, एक विचारधारा वाला वोटर जाता है, उसी विचारधारा से बटन दबा देता है? क्या फॉर्मूला है वोटर वोट? हालांकि बहुत टफ सवाल है ये, उस वोटर की नब्ज को पकड़ना, लेकिन आना चाहूंगा आपका क्या जर्नलिज्म का ये करियर इस क्या क्या निष्कर्ष पे पहुंचता है? बिल्कुल अमित, जैसा आपने कहा बहुत टफ है वोटर की नब्ज पकड़ना। ये जो विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश का जो अभी होने वाला है, ये अब बहुत से मायने में यूनिक है। यूनिक इसलिए है कि आपका इतिहास आपकी फ्यूचर की दशा तय करता है। तो इस चुनावों को समझने के लिए आपको हो सकता है पिछले 2 चुनावों की बात भी करनी पड़े। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश ने पिछले 3 विधानसभा में एक दल को बहुमत दिया है। इतना बड़ा स्टेट है, इतनी पार्टीज हैं, इतने अलग अलग तरह के जात और धर्म के लोग हैं, इसमें वोटर्स अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग क्लास के हैं, अलग अलग पॉलिटिकल उनकी अलाइनमेंट हो सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद आप अगर बात करेंगे 2007 में जो मायावती ने चुनाव जीता था, बीएसपी ने जो चुनाव जीता था, उसमें 206 उनको वोट सीट मिली थी, जबकि 202 का आंकड़ा होता है जादुई आंकड़ा जिसको हम बोलते हैं सरकार बनाने के लिए। वैसे ही जब सरकार पलटी और जब अखिलेश की सरकार आई 2012 में, तो आप देखेंगे कि वहां पे उनको 224 के आसपास सीट मिली थी। वो कंप्लीट पूरा ही बदल गया। और वैसे ही जो पिछले इलेक्शन की बात करें तो बीजेपी की सरकार बनी, वहां पे 312 सीट लेकर बीजेपी बहुमत में आई, यहाँ भी एक पार्टी को मिला। ये अलग बात है कि छोटे छोटे दल कहीं ना कहीं अलाइन होते थे। पिछले इलेक्शन की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा अमित, पिछला इलेक्शन में मोदी ही सबसे बड़े चेहरे थे, क्योंकि किसी चेहरे को आगे करके बीजेपी इलेक्शन फाइट नहीं कर रही थी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ था, जिसमें अखिलेश और राहुल गांधी जिस तरह से कैंपेन एक साथ कर रहे थे, तो चेहरा दिख रहा था कि हाँ अखिलेश का चेहरा है, राहुल गांधी वहां सपोर्ट कर रहे हैं अखिलेश को चेहरे के तौर पे। लेकिन बीजेपी ने जहां जहां भी कैंपेन किया, सिर्फ और सिर्फ 14 से लेकर 17 तक जो काम मोदी सरकार ने सेंटर में या बाकी जगह पे करना शुरू किया था, एक क्रेडिबिलिटी जो बनी थी उसके बेसिस पे मोदी के चेहरे को ही आगे करके पार्टी ने चुनाव लड़ा था। योगी आदित्यनाथ का सिलेक्शन हुआ सीएम पोस्ट के लिए, योगी आदित्यनाथ ने अपना पदभार संभाला और उसके बाद जो एक परिवर्तन आया राज्य में वो ये था कि योगी ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनकी इच्छा शक्ति थी, जो स्किल सेट थे, चीजों को मैनेज करना ग्राउंड, मतलब आप बात करें तो आप सुपर कंडक्टर से लेके और वाराणसी के घाट तक की सारी बातें, मतलब आप देखें रेंज बहुत बड़ा था। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सीएम के तौर पे लगातार उन मुद्दों को बहुत कड़ाई से एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे डील करना शुरू किया, तो अब इस इलेक्शन में मोदी का चेहरा तो है ही है, साथ में आपके पास बीजेपी के पास से योगी का चेहरा भी आ गया। जो स्टेट, जैसे मैं पिछले कई सारे 2-3 लाइव में आपसे बात किया मैंने कि एक स्टेट का चेहरा फायदा पहुंचाता है किसी भी पार्टी को, तो वो फायदा यहाँ पे योगी का चेहरा जो आया है निकल के, एक अच्छे जो छवि उनकी बन के आई है, वो डेफिनेटली इस इलेक्शन में बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगी। लेकिन साथ में कुछ इश्यूज हैं जहां पे बीजेपी को ध्यान देने की जरूरत है। मुद्दे हैं, अल्टीमेटली क्या इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे ये तो हमारे आपके लिए किसी के लिए बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली हम एनालाइज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं छोटे छोटे दलों के बारे में। छोटे छोटे दल जो यूपी में है, अपने अपने जगह पे सभी महत्वपूर्ण है, सबकी अपनी अपनी साख है, अपना डोमिनेंस है अपने एरिया में। लेकिन साथ में एक और इसमें खास बात ये है कि छोटे दलों की आप बात करें तो जैसे हम बिहार में देखते, जैसे यूपी में भी एक खास दल में हम देखें तो एक नेता है अखिलेश यादव, एक नेता थे मुलायम सिंह यादव, तो पूरी यादव बिरादरी पे उनका प्रभुत्व था। वैसे छोटे छोटे जो दल हैं उनमें ऐसी बात नहीं है, एक ही बिरादरी के 3-4 बड़े बड़े नेता 3-4 अलग अलग क्षेत्र में। तो ये आप अगर अपना दल की बात करें या फिर ओम प्रकाश यादव की पार्टी की बात करें, जो क्लेम करते हैं कि 100 पार्टी पे हमारा डोमिनेंस है, इसके अलावा आप महान दल की बात करें तो ये सब दल जो है इनमें ऐसा नहीं कि किसी एक ही पार्टी से, हमारे जो यूपी के डिप्टी सीएम हैं उनकी ही बिरादरी के एक और नेता है जो अभी बीजेपी छोड़ के बाहर गए। तो कहने का ये मतलब है कि एक ही बिरादरी लेकिन नेता बहुत, सबके अपने अपने क्षेत्र में डोमिनेंस है। तो कौन सा क्षेत्र कितना उनके डोमिनेंस के फेवर में जाता है या अगेंस्ट में जाता है। एक बहुत तो महत्वपूर्ण बात बताई भारती जी ने कि कई बार क्या होता है कि एमएलए तो पार्टी के रहे, लेकिन उनका अपना परफॉर्मेंस अगर खराब रहा है
या अप टू द मार्क नहीं रहा है, तो वो अगर किसी और पार्टी में जाते हैं तो ये नुकसान तो पार्टी का होता है, मगर हो सकता है ये नुकसान ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो उनके अपने नहीं किए गए काम के कारण, कि जनता ने सीधा सोच लिया कि भैया अच्छा है, ये ने तो काम किया नहीं था, जो काम जो पार्टी कर रही है उसको वोट करें। तो ये जनता के मूड को समझना अमित बहुत ही मुश्किल काम है कि वो पार्टी को देख के वोट कर रही है या एमएलए के फेस को देख के वोट कर रही है या एक सेंट्रल लीडर जो आपके प्राइम मिनिस्टर है उनके फेस को देख के वोट कर रही है, क्योंकि ये हमने देखा है पिछली बार के चुनाव में हमने देखा है। अगर मैं वोट परसेंट की बात करूं अमित, तो मेरे पास कुछ आंकड़ा है, याद रखना मुश्किल है, मैं इससे पढ़ के बताऊंगा आपको। 2007 की अगर हम बात करें, 2007 के इलेक्शन में बीजेपी को जो वोट परसेंट था वो 16.97% था, जबकि बीएसपी जिसकी सरकार बनी थी उसको 30.43% वोट थे, और समाजवादी पार्टी को जो वोट परसेंट था वो था 25.4। तो बीएसपी का आप देखें 30% के आसपास, समाजवादी पार्टी का था 25% के आसपास, और सरकार बीएसपी की बनी थी 30% के वोट के साथ। ये 2007 के आंकड़े, मैं आंकड़े क्यों बता रहा हूँ इसके बाद मैं बताऊंगा कि आंकड़े बताने का मेरा मकसद क्या था। अब अगर हम बात करें 2012 चुनाव की, 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, समाजवादी पार्टी ने 29.13% वोट लेकर 224 सीट जीती। आप देखें 25.84% वोट था जब वो सरकार नहीं बनी थी, 29%, 4% का वोट पड़ा तो उनके फेवर में 224 सीट आ गई और उनकी सरकार बन गई। उस समय बीएसपी ने सिर्फ 5% का वोट शेयर खोया था, 25.91% उनका वोट आया था और वहां पे जाके उनकी सरकार बाहर हो गई थी। सिर्फ और सिर्फ 80 सीट वहां पे बीएसपी जीत पाई थी, तो सिर्फ 4% के वोट सिंह हुए थे। जो आप देखें कि जो बीएसपी से निकला वो एसपी में गया और एसपी की सरकार बन गई। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का 16.97 था, जो 2% तक कम हुआ, 15% पे आए थे, तो सिर्फ उन्होंने 2% का अपना वोट शेयर खोया था। अगर हम बात करें अब 2017 जो पिछली बार जब बीजेपी की सरकार बनी, तो बीजेपी का मैसिव गेन हुआ था, 15% से 40% पर हुआ। 15% से 40% पे आना एक बहुत ही मेजर जंप हुआ। तो ये जो 25% का जो ग्रोथ था ये बीजेपी ने लिया है। अब इसका मैं कारण ढूंढता हूँ, एसपी और बीएसपी के वोट परसेंट क्या उन्होंने कितना खोया या खोया तो कितना खोया। तो अगर हम बात करें बीएसपी की, तो बीएसपी का जो 25% का वोट परसेंटेज था वो सिर्फ और सिर्फ 3% घट के 22% पे आया। तो आप समझे कि बीएसपी का वोट परसेंट सिर्फ 3% घटा। वैसे ही आप देखें एसपी का, तो एसपी का जो 25% वहां था वो घट के 21%, मतलब 4%, 3.5-4% का वोट परसेंट एसपी का घटा। तो मैं यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एसपी ने अपना जनाधार बहुत ज्यादा नहीं खोया वोट परसेंट की अगर हम बात करें, बीएसपी ने भी बहुत ज्यादा नहीं खोया, लेकिन जो बीजेपी का मैसिव गेन हुआ वो कैसे हुआ? वो इसलिए हुआ कि जितने छोटे दल थे वो सब की उनकी पूरी लामबंदी बीजेपी के साथ हुई। जैसे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी थी, 4 सीट उन्होंने जीता था, अपना दल का एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने उन लोगों ने 9 सीट जीते थे विधानसभा में। तो ऐसे कंट्रीब्यूशन मिलता चला गया। छोटी पार्टी के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर वो बड़ी पार्टी के साथ आती तो हमने देखा इतिहास की उनको सीट्स मिलती, जैसे वो इंडिविजुअल लेवल पे फाइट करने जाती हैं, जैसे हमने बिहार में कुछ वहां के केस में देखा, उस केस में वो पार्टी का रिलेवेंस खत्म हो जाता है अगर वो बहुत मजबूत पार्टी नहीं, क्योंकि एक आपको बड़ी पार्टी का वोट कैडर ट्रांसफर हो रहा होता है जब आप अलायंस में काम कर रहे हो। तो छोटी पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि आप अलायंस किसके साथ कर रहे हैं, उस अलायंस का आपको फायदा कितना है, आप किस तरह अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, ये सब सारी बातें समझ में आती हैं। और एक मैं अमित आखिरी बात बोलूंगा, एक मैं कल एक आंकड़ा पढ़ रहा था कहीं पे, तो उन्होंने उस आंकड़े में ये बताने की कोशिश की थी कि अगर समाजवादी पार्टी को सरकार बनानी है तो उनको 10% का वोट स्विंग लेना पड़ेगा। मतलब 10% का वोट स्विंग मतलब कि कम से कम बीजेपी के वोट परसेंट जो 40% का दिख रहा था उसमें सेंध लगानी पड़ेगी और मैसिव सेंध लगानी पड़ेगी। मैसिव सेंध लगाने का मतलब है कि 403 सीट या 400 सीट पे जहां जहां भी फाइट हो रही है, या तो आप या आपके अलायंस दल बीजेपी के वोट में घुसपैठ करे। तो क्या ये पॉसिबल है आज के डेट में? ये सोचना पॉसिबल है? ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एक बड़ा फेस और एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का फेस, सीएम का फेस है, ये दोनों मिलकर चल रहे हैं। तो अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। हाँ, एनालिसिस के तौर पर हम ये बता सकते हैं कि लोगों का आना जाना ये चलता रहेगा, हेडलाइंस बन जाएंगी, हम सब पढ़ के देखेंगे और उस पर एनालिसिस करेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में उसका कितना इम्पैक्ट वोटर के ऊपर पड़ता है, ये
ये कहना मुश्किल है। मुद्दों की बात करें तो सबसे जरूरी मुद्दा जो यूपी में था वो था लॉ एंड ऑर्डर, जिसको योगी ने बहुत तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की है। दूसरा बेरोजगारी का मुद्दा था, तीसरा छोटे बिजनेसेस का मुद्दा था जिनको सपोर्ट करना था। हमने पैंडेमिक के तौर पे देखा। पैंडेमिक पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा अमित की, जब पैंडेमिक आता है तो डेफिनेटली मिसमैनेजमेंट होती है। कोई कंट्री इससे बचा नहीं है। किसी भी कंट्री का नाम ले ले आप, मिसमैनेजमेंट हर जगह होती है क्योंकि कोई भी पैंडेमिक के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन आप एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे कहाँ आगे निकल के आते हैं, तब जब आपके सामने एक पहाड़ जैसी डिजास्टर हो, मिसमैनेजमेंट हो, लेकिन आपने शुरुआत की इसको ठीक करने की और मैनेजमेंट करना शुरू किया और एक हद तक कामयाब हुए। तो मैं कहना चाहूंगा कि योगी सरकार ने यूपी में ये करके दिखाया, जो पहाड़ जैसी विकराल सामने आई थी उसको अपने स्किल सेट के तौर पे, अपने अपने कार्यों के तौर पे डेफिनेटली उसको काम करना शुरू किया। मिसमैनेजमेंट हुआ था स्टार्टिंग में, कोई मतलब इससे इंकार नहीं कर सकता, उसका असर हुआ था, वो सब पे हुआ। कोई कंट्री इससे बाकी नहीं है, कोई प्रदेश इससे बाकी नहीं है। बड़ा स्टेट है, बड़ा पॉपुलेशन है, काफी लोग हैं, विपदा भी काफी बड़ी, लेकिन चीजों को मैनेज करने की कोशिश हुई। तो ये लोगों के दिमाग में ये भी है कि संकट के समय जिसने परफॉर्म किया वो आपके लिए आगे भी परफॉर्म करता रहेगा। हो सकता है ये सोच वोटर के दिमाग में रहे। जी अमित। बड़ी रोचक चर्चा चल रही है। हमारा बातों बातों में मुकर्रर समय तो हम लगभग क्रॉस ही कर चुके हैं, लेकिन पंजाब पे जरूर बात करेंगे। थोड़ा संक्षेप में आऊंगा डॉक्टर भारती आपके पास। पंजाब की बात करें तो मुद्दे बिल्कुल डिफरेंट हैं, अलग तरीके का समस्याएं हैं। लेकिन पंजाब जिस तरह की हम लगातार प्रतीश जी और हम लगातार पिछली चर्चाओं में भी बात करते रहे, पंजाब में जो पिछले 5 साल और लास्ट 1 साल जो होता रहा है, कांग्रेस के अंदर क्या क्या हो गया, गठबंधन शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन इतने सालों से साथ थे, उस गठबंधन में पूरी रार आ गई है, नहीं है साथ में। हम बात करें शिरोमणि अकाली दल की, वहां भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वहां सत्ता को लेकर, मुख्य पद को लेकर। आम आदमी पार्टी है वो एक अलग आई है, लेकिन वहां पर भी टिकटों के बंटवारे को लेकर जिस तरह के वीडियोस लगातार देखे, खबरें चली, इन तमाम सब के बीच हम बात करें पंजाब के सिनेरियो की, तो भारती जी आपके पास आ रहा हूँ। वही मुद्दे भी और घटनाक्रम बिल्कुल अलग तरीके के। अमित जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पंजाब यूपी जितना बड़ा नहीं है, लेकिन जिस तरह की वहां पर पिछले 5 साल में गर्मा गर्मी देखी गई और खासकर अभी इलेक्शन से पूर्व, वो बिल्कुल ही एक अलग नजरिया जो है उसको देखने का है या प्रस्तुत करती है वो चित्रण। जैसे अभी प्रत्युष जी ने कहा, जनता का मूड तो देखना एक लेट अस सी कि जनता कैसे वोट करती है, लेकिन हाँ कुछ मुद्दे जरूर हैं। जैसे हाल ही में जो मुद्दा रहा कि प्रधानमंत्री वहां गए थे और वो काफी बड़ी अनाउंसमेंट भी करने वाले थे, लेकिन जिस तरह का एक सिक्योरिटी का सिनारियो रहा वहां पर, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी काफी समय से काफी महत्वपूर्ण इस समय लग रहा है, क्योंकि चुनाव के एकदम पूर्व ये हुआ है। उसके अलावा यूपी की तरह ही जो फार्म लॉज हैं, क्योंकि पंजाब के जो फार्मर्स हैं उनका इसमें जो एक रहा, तो लेकिन जो रिपील किया गया तो उससे कहीं ना कहीं लगता है कि गेन ग्राउंड होगा बीजेपी के लिए। और इसके बाद जहां तक बात करें कांग्रेस की, तो उनकी तो जो इनफाइटिंग है वो एकदम ही खुले रूप से सबको देखने को मिल रही है। और अभी भी अगर आप देखें तो जो सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी, उनके बीच में, और जो स्टेट पार्टी चीफ है नवजोत सिंह सिद्धू, उनके बीच में भी ये अभी भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के रिजाइन करने के बाद में या नए सीएम के बाद ये कुछ कम हो गया है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो अकाली लीडर्स, उनका एक अलग कंट्रोवर्सी है। आप जो है उनके, आपने अभी जिक्र किया ही, टिकटों का बंटवारा हो या उनका एक जो सीएम का फेस है उसका भी थोड़ा सा विषय चल रहा है। इसके अलावा देखें तो काफी गठबंधन बदल रहे हैं, जैसे भाजपा का कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ ज्वाइन करना, या और जो कुछ लीडर्स थे जैसे राणा सोंधी हो गए या मनजिंदर सिंह सिरसा हो गए जिन्होंने भाजपा ज्वाइन किया। तो काफी एक अलग सी परिस्थिति वहां पर चल रही है। और इसके अलावा भाजपा की जैसे कुछ प्रॉमिसेस हैं, फिर चाहे वो 1984 के रॉयट्स की विक्टिम्स को सहायता, जल्दी उनको जो एक्यूज है उनको जल्दी पनिश करने की बात हो, या जो लंगर है उसको जीएसटी के बाहर रखने की बात हो,
या फॉरेन पॉलिसी और आजकल आंतरिक मामले जुड़े हुए हैं, तो अफगानिस्तान के रिफ्यूजीज की सहायता की बात हो, तो ये भी एक कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है इलेक्शन को। इसके अलावा अकाली के साथ वो इस समय अलायंस में नहीं है, तो वो एक अलग है कि किस तरह से अकाली को प्रभावित करेगा। और उसके अलावा देखा जाए तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो है, उन्होंने एक दलित फेस को सामने किया है, चन्नी को, और एक अलग सी मतलब परिस्थिति अगर आप देखें इस समय। और जो एक अकाली दल, क्योंकि ये बात भी है कि अब उनका जो गठबंधन नहीं रहा, तो किस तरह से वो आगे सामने आएंगे। तो एक तरफ हम देखते हैं कांग्रेस है, एक तरफ भाजपा है, एक तरफ अपने गठबंधन के साथ, एक तरफ आम आदमी पार्टी है, कुछ इंडिपेंडेंट्स भी हैं, कुछ किसान नेताज भी हैं जो सामने आ सकते हैं। तो हम कहेंगे कि मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट वहां पर चल रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि पंजाब लोग कांग्रेस के साथ गठबंधन है भाजपा का, या सैट संयुक्त के साथ उनका गठबंधन है। तो इस तरह का फैक्शनलिज्म भी वहां पर हम कहेंगे देखने को मिल रहा है। और 2017 हम बस संक्षिप्त में अपनी बात खत्म करते हैं। 2017 में जो पंजाब द कैप्टन का एक नारे के साथ कांग्रेस जिस तरह से वहां आई थी, तो अब परिस्थितियां काफी बदली हुई हैं। भाजपा और कांग्रेस का, कैप्टन अमरिंदर का जो गठबंधन है, तो कुछ वोट्स वहां जा सकते हैं, ऐसी उम्मीद है या जनता सोच सकती है इस तरह से। दूसरा, आप जो है वो एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के रूप में उभर रही है, क्योंकि हाल ही में अगर आप देखें तो इलेक्शन जो हुए थे वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चंडीगढ़ में, तो आम आदमी पार्टी वहां पर जीत के सामने आई है। और कुछ उनकी अलग सी कुछ नीतियां हैं, दिल्ली में कुछ उन्होंने जो प्रयोग किए हैं, फिर चाहे वो बिजली को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, तो वो प्रयोग वहां पर वो करना चाहते हैं। हाल ही में उन्होंने एक टेलीफोन नंबर भी जारी किया है कि जनता बताए कि कौन चीफ मिनिस्टर फेस होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि इन फाइटिंग कांग्रेस की अलग है, भाजपा का जो गठबंधन है, नया जो गठबंधन उन्होंने किया है, वो एक अलग है। साथ ही साथ जो आम आदमी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है, फिर वो जो बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की, इत्यादि की, तो वो भी है। तो ये सब देखते हुए देखते हैं भविष्य में जनता किस प्रकार से वोट करती है। और साइलेंट वोटर्स जो हैं, वो तो यूपी में भी और पंजाब में भी, खासकर महिलाएं और भी जो ग्रुप्स हैं, उनका तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहेगा ही। जी प्रत्युष जी, सवाल तो मेरा वही है, लेकिन जहां अभी भारती जी ने जिक्र छेड़ा, बिल्कुल ताजा ताजा मुख्यमंत्री बने हैं पंजाब में, दलित चेहरा कांग्रेस ने पेश किया, जिसके भरोसे 2017 में आए थे, वो अब अलग पार्टी बना के बैठ गए, गठबंधन किसी और के साथ कर लिया है। कांग्रेस के अंदर जिन्होंने सारा ये पूरी रणनीति बनाए, वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो अब वो क्लैशेस दिख रहे हैं। इन तमाम आज की डेट में भी एक आम आदमी पार्टी ने इशारा जरूर किया, लेकिन अभी एक हफ्ते तक टाल दिया है कि हाँ भाई भगवंत मान नहीं करें। सीएम का फेस अभी तक कोई भी पार्टी वहां कह नहीं पा रही है। इसके बीच में मुद्दे और साथ में ये ताजा परिस्थितियां भी आपके पास आ रहा हूँ। जी अमित, ऐसा नहीं है सीएम के फेस के बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है। आज और कल की ही शायद मैंने रिपोर्ट कहीं पढ़ी कि किसी सिद्धू समर्थक फेसबुक पेज पे सिद्धू सरकार की बात होने लगी। तो अब ये देखना बहुत मजबूत होगा कि कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे धड़े हैं, और कांग्रेस जिस तरह से मजबूती से आई थी उतनी मजबूत तो नहीं रह पाएगी, ऐसे सारे रिपोर्ट दिख रहे हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी कितने हद तक सेंध लगा रही है, उनके वोट बैंक में, जैसा उन्होंने दिल्ली में किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मजबूत जनाधार जो बना आम आदमी पार्टी का, उसमें मैक्सिमम जो परसेंट ऑफ वोट है वो कांग्रेस से ही निकला हुआ है। और वही चीज को वहां वो पंजाब में भी करना चाह रहे हैं। ये देखना है कि कितने हद तक वो सफल हो पाते हैं। चन्नी और सिद्धू के कॉम्बिनेशन वाले पार्टी जो फ्रंट सीट पे ये दोनों लीडर हैं, उसमें कितना पॉसिबल हो पाता है। डेफिनेटली केजरीवाल एक मजबूत पार्टी वहां पे एक मजबूत स्थिति में है। मैं बात करना चाहूंगा बीजेपी की, क्योंकि एक ऐसा पंजाब ऐसा स्टेट था जहां पे हमेशा बीजेपी एक सपोर्टिंग पार्टी के रोल में रही अकाली दल। लेकिन इस बार जो उन्होंने कैप्टन अमरिंदर की पार्टी के साथ अलायंस करके और ये घोषणा की है कि 70 से 80 सीट पे वो फाइट करेंगे, 117 सीट पे टोटल अलायंस की फाइटिंग होगी। तो ये एक मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए एक अच्छा कदम है। कितना वो अपना जनाधार बढ़ा पाते हैं वहां पे, और पोस्टपोल अलायंसेस की भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ चर्चा होगी। आप इलेक्शन जो मुझे लग रहा है मेरे अपने अनुमान से, अगर ये पोस्टपोल अलायंस की बात होती है तो ये बताना बहुत मुश्किल होगा कि किस करवट बैठेगा, क्योंकि अभी बिल्कुल ही फ्रैगमेंटेड वहां पे चीजें दूर से दिख रही हैं। ग्राउंड रियलिटीज पे चीजें कैसे मूव होंगी, ये अभी मेरे ख्याल से अभी अगले 15, 20, 25 दिनों में ये तय सारी हो जाएगी। जी
चलिए, आप दोनों हमारे जो गेस्ट रहे, प्रत्युष जी हमारे परिवार के सदस्य हैं, भारती जी भी सदस्य की तरह हैं, आती रहती हैं, जुड़ती रहती हैं, अपने विचार रखती हैं, लेकिन आप दोनों का धन्यवाद मैं दूंगा। आज के ठीक 1 महीने बाद पंजाब में चुनाव हो रहे होंगे, 14 फरवरी में, यूपी में दूसरा चरण हो रहा होगा, तो बड़ा दिलचस्प है। मतदाताओं से यहाँ साथ में अपील करते हैं कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें। यही वो ताकत है जो हमें दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव देती है, तो इस ताकत को जाया ना जाने दें। और यही वो मौका होता है जो हम चाहते हैं, जब हम सोचते हैं जमहूरियत में वैसी की वैसी हुकूमत, हमारी मर्जी की हुकूमत है, ये आपकी हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन कोरोना गाइडलाइन का सभी पालन करते हुए, मास्क लगाते हुए आप घर से बाहर निकले, अपील करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।